आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और उसमें हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया। आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत आपके लिए करनी है यहाँ पर, और जो नया चैप्टर शुरू करना है वो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए पेज बना हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी ऐसे कुछ सवाल होंगे, ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें जो सवाल होंगे उन कुछ आकृतियां आपको दे रखी होंगी, कुछ शेप्स दे रखे होंगे, उन शेप्स से रिलेटेड एरिया, पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल, परिमाप, ऐसे कुछ मेजरमेंट्स निकालने होंगे। वो जो भी आकृतियां होंगी वो ज्यादातर सर्कल से रिलेट करेंगी, मतलब सर्कल मतलब वृत्त से संबंधित त्रिभुज होंगे, वृत्त से संबंधित वर्ग होंगे, स्क्वायर्स होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे, आयत होंगे, चतुर्भुज होंगे कई तरीके के, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस तरीके के। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सर्कल से रिलेट करती हुई जितनी भी आकृतियां आपके सिलेबस में सुविधाजनक तरीके से रखी जा सकती हैं वो आकृतियां आपको मिलेंगी, वो शेप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और उस पर आधारित सवाल आपको यहाँ पर लगाने होंगे। तो आइए, ये नया चैप्टर क्योंकि शुरू करना है आज से, तो एक नई ऊर्जा के साथ आज का ये नया चैप्टर नए चैप्टर का ये पहला सेशन, पहला क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं किन चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले हमें देखिए, जब आकृतियों की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस चैप्टर में आपको विभिन्न तरीके की, अलग अलग तरीके की आकृतियों, अलग अलग तरीके के शेप्स के एरिया और पेरीमीटर और अलग अलग डायमेंशन चीजें जो है निकालनी पड़ सकती हैं। तो उसमें सबसे मुख्यतः जो दो चीजें आपको निकालनी होंगी वो क्या क्या होंगी। जो भी आकृति दे रखी होगी वो आपको, चाहे वृत्त सर्कल दिया गया हो, चाहे ट्रायंगल दिया गया हो, चाहे स्क्वायर दिया गया हो, चाहे रेक्टेंगल दिया गया हो, चाहे चतुर्भुज दिया गया हो, कुछ भी दे रखा हो, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज दे रखा हो, कोई भी आकृति दे रखी हो, मुख्यतः आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। एक, जो भी आकृति, जो भी शेप दिया गया है उसका परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, और दूसरा उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसके अलावा जो पूछा जा सकता है, अगर वो और कोई भी चीज पूछी जाएगी तो उसमें इन दोनों चीजों का रोल होगा ही होगा। या जैसे मान लीजिए सर्कल आपको दे दिया गया, वृत्त दिया गया, तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त में जितनी भी चीजें होती वो अभी आपको उनसे परिचय करवाया जाएगा। आप हालांकि जानते होंगे कि अगर कोई वृत्त है तो उसमें एक रेडियस होती है, उसका एक डायमीटर होता है, मतलब व्यास होता है, एक त्रिज्या होती है। तो अगर परिमाप और क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या व्यास में से कुछ दिया गया होगा, अगर त्रिज्या व्यास में से कुछ निकालना होगा तो परिमाप और क्षेत्रफल में से कुछ दे रखा होगा। कहने का मतलब यह है कि एक आकृति से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनमें से कुछ जानकारियां आपको दे रखी होंगी सवाल में, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगी सवाल में, और जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, पॉसिबिलिटी है वही आपसे पूछा जा रहा होगा। तो जो फार्मूले होंगे आपके पास वो इन सब में इंटररिलेशन बता रहे होंगे। वो फार्मूले क्या करेंगे, इन सबको आपस में संबंधित करेंगे। त्रिज्या को क्षेत्रफल से, त्रिज्या को परिमाप से, परिमाप को व्यास से, व्यास को त्रिज्या से, सबका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, कोई ना कोई संबंध होगा। उन्हीं संबंधों को सवालों में यूज करके हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लें कि जिन 2-3 बातों की जानकारी हमसे ली जाएगी वो 2-3 बातें असल में होती क्या हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि जितनी भी आकृतियां आपको दी जाएंगी, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत वगैरह इत्यादि, इनमें अगर आपसे कभी परिमाप की बात की जाए तो आप परिमाप से क्या समझेंगे। जैसे एक चीज तो होती है कि आपको फॉर्मूला बता दिया जाए कि त्रिभुज जो होता है उसका परिमाप 3a होता है, वर्ग या आयत वर्ग जो होता है उसका परिमाप 4a होता है। एक तरीका यह है कि फॉर्मूले बता दिया जाए। एक तरीका यह है कि अगर त्रिभुज का परिमाप 3a है तो पहले हम ये समझ लें कि परिमाप क्या होता है। पेरीमीटर जो कि लिखा हुआ है, परिमाप जब हम त्रिभुज का निकालते हैं तो असल में हम क्या निकाल रहे होते हैं। मतलब अगर आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है तो परिमाप अगर हमको त्रिभुज का निकालना है तो वो जो चित्र आपके सामने दिख रहा है ट्रायंगल नुमा, उस ट्रायंगल में
परिमाप कौन सी चीज है जिसको हम किसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर वो चीज आप समझ लें तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले परिमाप के बारे में बात करें कि परिमाप क्या होता है। देखिए, परिमाप जो होता है, जितनी भी आकृतियां हैं उन सारी आकृतियों के लिए परिमाप यूज किया जाएगा। लेकिन यही परिमाप अगर वृत्त की बात आएगी तो इस परिमाप को हम परिमाप ना कहकर क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। पहले तो ये बात समझ लीजिए, अगर वृत्त है तो परिमाप की जगह पर शब्द परिधि इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन परिभाषा यानी डेफिनेशन दोनों की एक ही रहेगी। जो मतलब परिमाप का है वही मतलब परिधि का भी होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो मतलब परिमाप का होगा वही मतलब परिधि का भी होगा। परिमाप को और बस अगर सर्किल है तो इसी परिमाप को परिधि कह दिया जाएगा, बाकी कोई भी आकृति हो तो उसको हम परिमाप कह देंगे। क्या होता है ये बात समझ लीजिए। किसी भी आकृति का परिमाप अगर आपको निकालना है तो परिमाप निकालने का मतलब ये होता है कि उस आकृति में किसी एक बिंदु पर आप खड़े हो जाइए, किसी भी आकृति में, किसी भी शेप में किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हो जाइए और उस आकृति, वो आकृति जिस तरीके से बनी हो बस उन्हीं रास्तों पर आप चलते चले जाइए। और चलते चलते जब आप वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे तो इस बीच में आपने जितनी दूरी तय की, जितना आप चले, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, बस वही डिस्टेंस जो होगा, वही दूरी जो होगी, वो उस आकृति की परिमाप कही जाएगी। बात समझ में आई। कोई भी आकृति अगर आपके सामने बनी हुई हो, वो वर्ग हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसका परिमाप निकालना है तो सीधी सी बात यह है कि उस आकृति में किसी भी एक बिंदु पर आप, किसी भी एक एंड पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए, किसी भी एक सिरे पर खड़े हो जाइए। इस सिरे पर खड़े होइए, चाहे इस पे खड़े होइए, चाहे इस पे खड़े हुए, चाहे इस पे, कहीं पर भी खड़े हो जाइए। जहां पर आप खड़े हों वहां से आपको जितने रास्ते दिख रहे हो बिना पेन उठाए आप चलते चले जाइए। और चलते चलते जब आप वापस उसी बिंदु पर आ जाएं तो जितनी दूरी आपने इस बीच में ट्रेवल की, बस वही दूरी उस आकृति का परिमाप कही जाएगी और कुछ नहीं होता है। अब देखिए, जैसे त्रिभुज है तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मान लिया हम यहाँ पर खड़े हो गए, हमको परिमाप निकालना है। हमने इसका नाम रख दिया ABC। हमको परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, A पर खड़े हुए या B पर खड़े हुए या C पर खड़े, कहीं पर भी खड़े हो जाइए। A पर खड़े हुए, A से हम B गए, B से C गए, C से वापस A आ गए। वापस जैसे ही आप A पर पहुंचे और आकृति में कहीं कोई रास्ता छूटा भी नहीं, कोई बचा भी नहीं, और किसी को हमने रिपीट भी नहीं किया। किसी रास्ते को रिपीट नहीं करना है और किसी रास्ते को छोड़ना नहीं है। सारे रास्तों पे आप बारी बारी से चलते चलते चले आए और वापस उसी बिंदु पर अगर पहुंच गए तो जितना चल कर आप गए हैं बस यही दूरी इस त्रिभुज का परिमाप कही जाएगी। कितना चल कर गए हैं आप, A से B पर गए हैं यानी AB चले हैं, B से C पर गए हैं यानी BC चले हैं, और C से A पर गए हैं यानी CA चले हैं। A से चलकर वापस A पर पहुंचने में आपने AB, BC और CA दूरियां तय की हैं, तो टोटल दूरी जो होगी वो परिमाप कही जाएगी। यानी AB को, BC को और CA को अगर जोड़ दीजिए तो किसी ट्रायंगल का परिमाप यानी किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब, अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, और जोड़ने पर आपको परिमाप मिल जाएगा। यही फार्मूला होता है बस। अब फार्मूला अगर आपको रटा दिया जाए तो आप रटे हुए उसको घूमते रहेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं होगी असल में ये फार्मूला कर क्या रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए स्क्वायर बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है मान लीजिए स्क्वायर, और इसका नाम आप ABCD रख दीजिए, कहीं से भी चल लीजिए आप, और आपसे कहा जाए इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करें, किसी एक पॉइंट पर खड़े हो जाइए और उस पॉइंट पर खड़े होकर चलना शुरू कर दीजिए। तो अब B से चलकर वापस B पर ही आना है, तो B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे, फिर D से A आएंगे, फिर A से B आएंगे। तो क्या चले, B से C गए यानी BC चले, C से D गए यानी BD चले, D से A आए यानी DA चले, और A से वापस B गए तो यानी AB चले। टोटल कितना चले, BC प्लस BD प्लस DA प्लस AB। तो ये जो टोटल चले यही परिमाप हो गया। यानी अगर वर्ग का फॉर्मूला आप बनाए तो क्या होगा, भुजाओं का योगफल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू परिमाप। त्रिभुज में AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू परिमाप। वृत्त जैसे है, आपसे कहा जाए वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप नहीं कहा जाएगा, वृत्त का परिधि कहा जाएगा। चीजें दोनों एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, तो यहाँ पर परिधि कह दिया जाएगा। परिधि का मतलब भी परिमाप ही है। तो अगर परिमाप ही परिधि है तो कैसे निकालेंगे आप, वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर चलते चले जाइए। यहाँ से चले
और चलकर ऐसे वापस आए। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जितनी आपने ट्रेवल की है, यही इस वृत्त की परिधि कह दी जाएगी। और इस दूरी के लिए फार्मूला होता है 2πr। अगर किसी त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसकी परिधि यानी उसका परिमाप यानी उसको चलने में कुल कितना, मतलब उस पूरे उसमें कितनी लंबाई कितनी दूरी है, ये 2πr हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि परिमाप या परिधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब ये होता है कि उस आकृति में कुल कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, मतलब कितनी उस आकृति को ट्रेवल करने में कितना आपको चलना पड़ेगा, यही आपकी परिमाप या परिधि। ठीक। उसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है जब कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप रखते हैं किसी सतह पर, किसी भी प्लेन पर कोई वस्तु जब रखते हैं तो उस वस्तु को, वो वस्तु जो होती है उस प्लेन का जितना हिस्सा घेरेगी वही उसका क्षेत्रफल होगा। या ऐसे कहिए, किसी वस्तु को किसी प्लेन पर बैठने के लिए जितनी जगह चाहिए बस वही उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए स्क्वायर है, वर्ग है, इसको अगर आप किसी आकृति पर रखें तो आकृति पर रखेंगे तो क्या होगा, बस इसका यही तो एरिया इसको चाहिए केवल नीचे वाला। जैसे मान लिया कोई घन है, क्यूब है, माचिस की डिब्बी है, तो माचिस की डिब्बी रखेंगे तो रखने में नीचे वाला जो सरफेस होगा बस वही तो प्लेन को घेरेगा, तो बस वही नीचे वाले सरफेस का जितना माप होगी वही क्षेत्रफल कहा जाएगा। ठीक। क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग फार्मूले हैं, हर आकृति का क्षेत्रफल निकालने का कोई ना कोई फार्मूला है। क्षेत्रफल का शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी भी वस्तु को किसी भी सतह पर रुकने के लिए, बैठने के लिए, अपने लिए किसी भी सतह पर जितना स्थान चाहिए बस उसी स्थान को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहा जाता है। हर आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग सूत्र हैं आपके पास। जितनी आकृतियों की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ एक्सरसाइज में, आपके चैप्टर में, उन सब के क्षेत्रफलों के फॉर्मूले, उन सब के परिमापों के फॉर्मूले और जितनी भी एडिशनल चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अब बताई जाने वाली हैं। तो आइए देखा जाए क्या करें। सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल की जो बात करनी है वो सबसे पहले करनी है त्रिभुज पर, ट्रायंगल पर। जब ट्रायंगल पर बात करनी है देखिए, त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, आइए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो त्रिभुज कई तरीके के त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। त्रिभुज जो होगा आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। यहां पर आपको उन ट्रायंगल्स को यूज करना है, मतलब उन ट्रायंगल्स को पढ़ना है जिनका इस्तेमाल है आपके एक्सरसाइजेस में, आपके सवालों में। तो बेसिकली दो त्रिभुज आपको पढ़ने हैं, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज, और साथ में समकोण बन जाएगा, उसी में समकोण त्रिभुज भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और उसके क्षेत्रफल का उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए, नाम इसका कुछ अच्छा सा रख लीजिए ABC। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका मतलब सीधा ये होगा कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे, A बराबर B बराबर C, ऐसा होगा। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऐसे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए पहले के लिए चल रहे हैं यहां पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा A हो, कितनी हो, स्मॉल a,
मान लीजिए यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी सारी भुजाएं, सारी साइड्स बराबर हैं, तो ये सारी तीनों ही ए होंगी। जब तीनों ही भुजाएं ए होंगी यानी त्रिभुज समबाहु होगा, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, इसको यूज करेंगे। अगर कोई त्रिभुज समबाहु है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, भुजा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है भुजा स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। बात क्लियर। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर स्मॉल ए हो तो उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। उसके बाद इसी त्रिभुज का परिमाप अगर आपको निकालना हो, परिमाप यानी पेरीमीटर अगर निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है तो आप क्या करते हैं, उस शेप में जितनी भी भुजाएं होती हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं, उनको जोड़ दीजिए आप। क्योंकि बेसिकली परिमाप का मतलब ये है कि ए से चलिए वापस ए पर पहुंच जाइए, तो ए से बी आएंगे, बी से सी आएंगे, सी से ए आएंगे, तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप इसका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो होगा जो तरीका, जो पैटर्न आपको बताया गया उसके हिसाब से परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। और क्योंकि त्रिभुज समबाहु है तो ए बी भी ए होगा, बी सी भी ए होगा और सी ए भी ए होगा, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, 3a। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 3a। ये दूसरा फॉर्मूला। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद एक तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है, एक फॉर्मूला आप ये लिख लीजिएगा, एक ये लिख लीजिएगा। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए हो तो उसका परिमाप 3a होगा। तीसरी एक चीज आपसे कभी कभी पूछ दी जाती है कि किसी समबाहु त्रिभुज में उस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, आप हाइट ऑफ ट्रायंगल बताइए, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो यानी कि समबाहु। अगर आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा और कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल के आपको बताऊंगा कि अगर इस ट्रायंगल की हाइट आपको निकालनी हो तो उसकी हाइट कैसे निकाली जाएगी, और जो निकल के आएगी उसको एज फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, फिर वो आपके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा। तो ये एरिया हो गया, ये परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया, इसको रब कर दीजिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखिए, ध्यान समझिएगा। ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, किसी भी आकृति की ऊंचाई का मतलब होता है उस आकृति में खींचे गए लंब की लंबाई। हमने क्या किया, इस समबाहु त्रिभुज में शीर्ष ए से आधार पर एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने रख लिया AM। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है यानी कि AM का मान आपको निकालना है, AM की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये ट्रायंगल समबाहु है इसलिए इसके तीनों कोण बराबर होंगे, और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्योंकि 180 डिग्री होता है और तीनों कोण बराबर बराबर हैं तो 60-60-60 के तीनों होंगे, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60। पूरी भुजा BC आपकी स्मॉल a है, और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो लंब जो होगा वो सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। लंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो B से C तक का डिस्टेंस A है, AM BC को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब BM और MC बराबर होंगे। B से लेकर M तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, a/2। A का आधा इधर और A का आधा उधर, a/2। ट्रायंगल AMB को अगर आप देखिए तो AMB में आपको BM की वैल्यू a/2 मालूम है, AM आपको निकालना है और एंगल आपको tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मालूम है। AMB एक समकोण त्रिभुज है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कर सकते हैं समकोण त्रिभुज AMB में tan 60 ले लीजिए,
tan 60 हो जाएगा लंब, लंब का मतलब am बटे आधार का मतलब bm। tan 60 की वैल्यू है √3, am का मतलब है am तो निकालना ही है, और bm का मतलब है a/2। इसको उधर भेज दीजिए। am बराबर ये हो जाएगा a/2, इधर आ जाएगा a/2 इंटू √3, यानी am बराबर कितना आ जाएगा √3/2 इंटू a। am क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको क्या मिला? किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसका फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू a, या a को क्या लिखेंगे? भुजा। ये एक तीसरा फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरीके से त्रिभुज वाले सेक्शन में जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए आपको 3 फॉर्मूले मिले। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर स्मॉल a है और आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो √3/4 यानी कि भुजा का स्क्वायर, या अगर आपको उसका परिमाप निकालना हो तो 3 टाइम्स a यानी 3a यानी 3 गुणे भुजा, और या अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो फॉर्मूला उसका रहेगा √3/2 इंटू भुजा यानी a। ठीक, समबाहु त्रिभुज के 3 फॉर्मूले होंगे। उसके बाद अगली बात आएगी समद्विबाहु त्रिभुज की, इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज पर आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, तीसरी साइड ना बराबर हो। ये नाम आप रख लीजिए A B C, 2 बराबर हैं, ये तीसरी बराबर नहीं है। अगर 2 बराबर हैं तो जो 2 बराबर हैं इनको कुछ मान लीजिए बराबर वाली भुजाएं जो है ये A और A है, और जो बराबर नहीं है उसको B मान लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, तीसरी वाली अलग हो। 2 साइड्स बराबर होंगे तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। तो जो 2 साइड्स बराबर है उनको हमने A और A मान लिया, और जो बराबर नहीं है उसको हमने B मान लिया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर भी 3 फॉर्मूले बनेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कौन से 3 फॉर्मूले बनेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले परिमाप निकाल लीजिए। सबसे पहले निकाल लें क्या? परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 1 से चलिए वापस उसी पहुंचे, A से B आएंगे, B से C आएंगे, C से A आएंगे। A से B आएंगे तो स्मॉल a, प्लस B से C जाएंगे तो स्मॉल b, और प्लस C से वापस A जाएंगे तो स्मॉल a। तो A प्लस B प्लस A यानी 2A प्लस B। यानी कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज का जब परिमाप निकालेंगे तो क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ना है आपको त्रिभुज के परिमाप में तीनों भुजाओं को जोड़ना ही तो होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ने में एक भुजा आपकी सेम, 2 भुजाएं आपकी सेम है, तो जो 2 सेम है उनका जोड़ तो 2a हो जाएगा, और बाकी बची तीसरी भुजा भी। जो सेम भुजाएं हैं उनका जोड़ 2a हो गया, और जो बची तीसरी भुजा वो भी, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2a प्लस b। ठीक, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/4b √4a² माइनस b²। और अगर आपको ऊंचाई निकालनी हो यानी हाइट निकालनी हो तो ऊंचाई इसकी आ जाएगी √4a² माइनस b²/2। ये 3 फॉर्मूले समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बन जाएंगे आपके पास। इनको आप याद कर, इनको आप समझ लीजिए, ये आपको समझ लेना है। ये हीरोज फॉर्मूला एक होता है, उससे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसको यहाँ पर लाना ठीक नहीं है तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला सूत्र है।
इसके बाद आ जाइए अगले पर, आयत और वर्ग। इनके फॉर्मूले देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप। आयत और वर्ग अगर आपको मिल जाएं तो उनका एक परिमाप, क्षेत्रफल और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, आयत अगर आपके सामने हो, आयत मतलब रेक्टेंगल है, नाम इसका रख लीजिए ABCD। आयत की विशेषता क्या होती है, रेक्टेंगल की विशेषता क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो ABCD के बराबर होगा और ADBC के बराबर होगा। एक को लंबाई कह देंगे, एक को चौड़ाई कह देंगे। तो इसको मान लीजिए आपने कह दिया लंबाई, लेंथ, और इसको कह दिया आपने चौड़ाई, ब्रेथ यानी B। तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। होगा कि नहीं होगा। ये आयत आपका हो गया। और आयत की विशेषता क्या होती है, और आयत की विशेषता ये होती है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। हालांकि इसका इन सूत्रों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ भी कहीं पर भी यूज हो सकता है। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और विशेषता क्या होती है, इसके दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये भी एक विशेषता होती है। तो फिलहाल अभी हम लंबाई चौड़ाई पे चलते हैं। आयत की लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया, तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। अब हम क्या करें, आयत में हमको क्या क्या चीजें निकालनी है रेक्टेंगल में। सबसे पहले नंबर पे हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप में क्या होता है, A से चलिए वापस A पर आ जाइए, तो A से चलेंगे B पर जाएंगे, B से C, C से D, D से A। तो क्या हो जाएगा परिमाप इसका, अगर आप देखें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB क्या है, लंबाई, BC क्या है, चौड़ाई, CD क्या है, फिर से लंबाई, और DA क्या है, फिर से चौड़ाई। L और L मिलके 2L हो जाएगा, B और B मिलके 2B हो जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट में फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस B। या इसको क्या लिख सकते हैं, 2, L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। परिमाप क्या होगा, लंबाई, लंबाई क्योंकि सेम है तो लंबाई का 2 गुना कर दीजिए और चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए, लंबाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना और जोड़ दीजिए, या लंबाई को चौड़ाई को आपस में जोड़ दीजिए पहले, बाद में 2 गुना करिए। तो किसी भी आयत का अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 इंटू L प्लस B, या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, या लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और फिर उसका डबल कर दीजिए, जैसे आपको समझ में आए। फिलहाल ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे निकालने को आ जाए तो कुछ फार्मूले में होता ही नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इंटू L इंटू B, आपको एरिया मिल जाएगा आयत का। ठीक। उसके बाद आयत का विकर्ण अगर आपसे निकालने को कह दिया जाए, विकर्ण यानी डायगोनल, अगर आपसे विकर्ण कह दिया जाए निकालने को तो देखिए क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला ही बनेगा। विकर्ण अगर निकालने कहा जाए तो ध्यान दीजिए फिगर पे, ए विकर्ण क्या है, AC, और AC से रिलेटेड ट्रायंगल अगर आपको देखना हो तो ABC, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, और ABC जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, AC स्क्वायर, और AC जो है वही विकर्ण है, तो यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही तो होगा भाई। अगर ABC ट्रायंगल को आप देखिए, इसमें AC आपको निकालना है, और इस त्रिभुज के हिसाब से AC कर्ण है आपका, ये लंब है, ये आधार है, तो ट्रायंगल के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो वही विकर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी अगर विकर्ण आपको निकालना हो तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको भी रटवाने वाले लोग रटवाते हैं और रटने वाले लोग रटते भी हैं, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी रेक्टेंगल यानी किसी भी आयत का अगर विकर्ण निकालना हो तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई के वर्ग करके जोड़ दीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए,
तो आपको विकर्ण मिल जाएगा। विकर्ण का ये फॉर्मूला, कहने को फॉर्मूला है लेकिन है तो ये प्रोसीजर एक। ये आयत के फॉर्मूले हो गए। अब जैसे आयत के फॉर्मूले हैं बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपके वर्ग के फॉर्मूले हो जाएंगे। आयत और वर्ग में फर्क क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, लेकिन लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होंगे। वर्ग में क्या होगा? ये चारों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। जब चारों आपस में बराबर हो जाएंगे तो एल और बी का खेल खत्म हो जाएगा, केवल एल ही एल रहेगा सब कहीं। जितना ये है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, चारों भुजाएं बराबर। जब चारों भुजाएं बराबर तो ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, या ये इसको स्मॉल ए कह दीजिए तो चारों भुजाएं स्मॉल ए। तो जहां एल है वहां भी ए रख दीजिए, जहां बी है वहां भी ए रख दीजिए, तो आपको वर्ग के फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए वर्ग के देख लीजिए। वर्ग एक बना लेंगे, ये वर्ग बन गया। ए बी सी डी, भुजा इसकी ए मान लीजिए, तो जब ये ए है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। क्या करना है हमको? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले परिमाप निकाल लीजिए वर्ग का। परिमाप का मतलब क्या होता है? जितनी भी भुजाएं हैं सबका योगफल, सबको जोड़ दिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए है वही ए ही है 4 बार, तो परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4a। तो 4 गुणे भुजा, यही परिमाप हो गया। एक फॉर्मूला। क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी a चौड़ाई भी a, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया? a स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, जो भी भुजा दे रखी उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको डायगोनल यानी विकर्ण निकालना हो, विकर्ण अगर निकालना हो तो फिर से वही बात है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा और जब ये कोण 90 डिग्री होगा तो ए बी सी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ए बी सी जो समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, इसमें ए सी जो है यही आपको निकालना है विकर्ण के तौर पे, और ए सी इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए सी जो है वो आपका विकर्ण है, ए बी आपका ए स्क्वायर है और बी सी आपका ए स्क्वायर है, यानी विकर्ण स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2a स्क्वायर। स्क्वायर उधर रूट लगा दीजिए, तो विकर्ण बराबर जो होगा अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये आपका हो जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला। तो अगर किसी भी वर्ग की भुजा स्मॉल a दे रखी है और उस वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो बस उस भुजा में आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विकर्ण बन जाएगा। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए किसी भी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण बताइए कितना होगा, तो उसका विकर्ण होगा 4√2 सेंटीमीटर। जितनी भुजा है, भुजा a है तो विकर्ण a√2 होगा, भुजा b है तो विकर्ण b√2 होगा, भुजा 10 है तो विकर्ण 10√2 होगा। जितनी भी भुजा है उसमें √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस वर्ग का वो मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग के फॉर्मूले भी हो गए। उसके बाद आ जाइए, लास्ट है आपका चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 भुजाएं हों और वो वर्ग या आयत के अलावा और कोई आकृति हो तो क्या करेंगे। वैसे तो ये भी चतुर्भुज है आपका, वर्ग भी चतुर्भुज है और आयत भी चतुर्भुज है, लेकिन इनके अलावा जो चतुर्भुज बनेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो चतुर्भुजों की जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आपको देखना है समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज। समांतर का मतलब पैरेललोग्राम, समलंब का मतलब ट्रेपेजियम और समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस। तो आइए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है?
देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों और कोण 90 डिग्री ना हो, यानी ऐसा होता है। मतलब जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, आयत के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, उसको ऐसे थोड़ा कंप्रेस कर दीजिए, ऊपर वाली भुजा को आगे खिसका दीजिए और पीछे वाली को पीछे खिसका दीजिए, तो ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, तो आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी सी डी अगर है तो ए बी और सी डी बराबर होंगे, बी सी और ए डी बराबर होंगे आपस में, एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात यह होती है कि इनमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक, जितने भी कोण होंगे, 4 कोण है ए बी सी डी में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको निकालना है तो समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दीजिए, समांतर चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दीजिए। छोड़िए, अच्छा प्रोसीजर पे ना जाइए, ट्रायंगल्स में ना डिवाइड करिए। समांतर चतुर्भुज के जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होता है सीधे सीधे आधार गुणे ऊंचाई, बस और कुछ नहीं। आधार का मतलब ए बी और ऊंचाई का मतलब यह होता है कि इस समांतर चतुर्भुज में जो आधार आप ले रहे हैं उस आधार पर कहीं से भी एक लंब डाल दिया जाए दूसरी तरफ से। तो अगर जैसे मान लिया आपको इसका एरिया निकालना है इस समांतर चतुर्भुज का, आपने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई, और आधार के नाम पे मान लीजिए आपने ए बी ले लिया, ए बी, आधार की जगह आपने क्या ले लिया, ए बी, तो फिर ऊंचाई जो होगी वो ए बी पर पड़ा हुआ लंब होगा। ए बी पर एक लंब डालिए आप, या ए बी से एक लंब डालिए जो दूसरी तरफ जाए, दोनों लंबों में से कोई भी आप परपेंडिकुलर एक यूज कर लीजिए। यानी अगर आप डी से परपेंडिकुलर यहां डाल दीजिए ऐसे, और इसका नाम रख दीजिए डीएम, या मतलब ए बी पर लंब डाल दिया हमने, या फिर ए बी से लंब डाल दीजिए दूसरी तरफ। तो ए बी से अगर लंब डालेंगे तो ऐसे जाएगा, इसका नाम बी एन रख दीजिए। जब भी समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई फॉर्मूला लगाएंगे। आधार गुणे ऊंचाई में जो आधार आप लेंगे उसी आधार पर खींचे गए लंब की लंबाई जो होगी वही ऊंचाई होगी। ऊंचाई वो लंब होगा जो इस आधार पर डाला गया हो या इस आधार से डाला गया हो। इस आधार पर जो लंब डाला गया है वो डीएम है, इस आधार से जो लंब डाला गया है वो बीएन है। डीएम और बीएन में से कोई भी एक आप ऊंचाई की जगह पर यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको फॉर्मूला लगाना तो ए बी इंटू डी एम या बी एन, कोई भी एक। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा मन में। यहां पर ये डीएम और बीएन इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर आप तब यूज कर रहे हैं जब आप आधार ए बी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आप आधार ए बी की जगह पर आप बी सी यूज करना चाहें तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी सी डी। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से आप एरिया निकालना चाहते हैं और इसमें आधार ए बी की जगह पर आप बी सी यूज करना चाहें, तो जब बी सी यूज करेंगे तो जो लंब होगा वो क्या होगा, या तो बी सी पर डाला गया हो या बी सी से डाला गया हो। बीसी से बीसी पर डाला गया हो मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दीजिए आप, या बी से इस पर डाल दीजिए। ये डीएम हो जाएगा, ये बीएन हो जाएगा। अब बीसी आपने आधार की तरीके से लिया है तो बीसी पर आपने दूसरी तरफ से लंब डाला, दूसरी तरफ वाले शीर्ष से बीसी पर लंब डाला, या बीसी से दूसरी तरफ वाले भुजा पर लंब डाला। तो आप ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए। कहने का मतलब जो भी आधार यूज करेंगे उसी आधार पर पड़ा हुआ लंब या उससे पड़ा हुआ लंब आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई इतना ही रहेगा, ठीक है।
एक बात देखिए समझ लिए, हो सकता है जी बहुत से लोग जो क्लास देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि काफी देर से क्लास चल रही है, अभी तक हम सवालों पर नहीं पहुंचे। पहली क्लास जो होती, अगर आप इन फॉर्मूलों को यूज करना सीखे, बताने को मैं 5 मिनट में ये सारे फॉर्मूले आपको बता सकता था, एक एक लाइन के फॉर्मूले में बता देता, आप याद करते, लेकिन इतने बचकाने सवाल आने वाले एग्जाम में नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, बहुत छोटे क्लास में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आधार दे देगा, ऊंचाई दे देगा और आपसे कह देगा एरिया निकालिए, ऐसा नहीं होगा। आधार गुणे ऊंचाई जो फार्मूला बना है, ये जो इसके बनने की जो कॉन्सेप्ट है, सवाल उस कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगी तो आप सवालों को ठीक तरीके से लगा पाएंगे। इसलिए किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है उसको आप ठीक से पढ़िए, उसमें बिल्कुल बोरियत फील करने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूलों को आप ठीक से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आइए, समांतर चतुर्भुज के बाद हम चलते हैं सम चतुर्भुज पे, समलम चतुर्भुज पे, यानी कि देखते हैं क्या है समलम चतुर्भुज। अगला आपका आएगा समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐसी आकृति, क्या विशेष बात है इस आकृति की, क्या स्पेशलिटी? समलम चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा शेप, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों और बाकी की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर ना हो। दोनों बातों का होना जरूरी है। आमने सामने मतलब दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों और शेष बची दो भुजाएं जो हैं वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो समांतर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा कोई चतुर्भुज तो वो चतुर्भुज जो होगा आपका समलम चतुर्भुज कहा जाएगा, ठीक। अगर ऐसे किसी समलम चतुर्भुज का एरिया आपको निकालना है तो ऐसे किसी समलम चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे, जो समांतर भुजाएं होंगी उनके बीच की दूरी निकालेंगे। और दूरी निकालने के लिए एक समांतर भुजा से दूसरी समांतर भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम कुछ रख देंगे। दो समांतर भुजाएं जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी आप निकालेंगे और दूरी निकालने के लिए एक समांतर भुजा से दूसरी वाली समांतर भुजा पर आप लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। चाहे डी मतलब चाहे इस तरफ से डालिए, चाहे इस तरफ से डालिए, कहीं से भी डालिए, वो उसकी लेंथ सेम ही आएगी। अब अगर एरिया आपको निकालना है इस समलम चतुर्भुज का, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट में होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये फार्मूला आपका बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फिगर से आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे AB प्लस CD इंटू DM। ये DM जो है ये क्या है? लंब है। दूरी भी कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। अगर किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो समलंब चतुर्भुज में जो दो समांतर भुजाएं आपको दे रखी होंगी उन दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ दीजिए, उनकी लंबाइयों को, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी एक से दूसरे पर जो लंब डाला गया होगा उस लंब की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो मिले उसका हाफ कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा समलंब चतुर्भुज का। 1/2 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस, 1/2 अंडर ब्रैकेट AB प्लस CD इंटू DM। बात क्लियर? तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। और एक लास्ट सम चतुर्भुज।
समचतुर्भुज में देखिए क्या होगा, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और मतलब जो वर्ग होता है वर्ग को बस कंप्रेस कर, जैसे आयत को कंप्रेस करने पर समांतर चतुर्भुज बनता है, वैसे वर्ग को कंप्रेस कर दीजिए। एक ऊपर वाली भुजा ऊपर कंप्रेस मत करिए, ऊपर वाली भुजा आगे खिसकाइए और नीचे वाली भुजा पीछे खिसका दीजिए, तो आपका बन जाएगा समचतुर्भुज। देखिए ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है समचतुर्भुज। अगर वर्ग जैसा लग रहा हो थोड़ा और तिरछा कर लीजिए, ये होता है समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर, लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, तो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर ए बी सी डी समचतुर्भुज है तो ए सी इसका एक विकर्ण होगा, बी डी इसका एक विकर्ण होगा, तो यानी एरिया का फॉर्मूला इसके क्या बनेगा, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। बस ए सी बी डी की वैल्यू रख दीजिए आप, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इन सारी बातों को आपको समझना भी है और समझने के साथ साथ याद भी करना है। केवल याद करेंगे तो याद नहीं रह जाएगा, अगर समझ कर याद करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर समझ कर याद करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक बनी रहेंगी। कम से कम तब तक तो बनी ही रहे जब तक इनकी जरूरत है, और जरूरत अभी 4 से 7 8 महीने बाद पड़ेगी, तो इसलिए तब तक बनी रहे, इस तरीके से आप पढ़िए। चलिए आइए, त्रिभुज से लगाकर चतुर्भुज तक सारी आकृतियां हो गई। अब उसके बाद एक आकृति आती है जो इन सबसे अलग है, जिसको आप कहते हैं वृत्त यानी सर्कल। सर्कल में क्या क्या चीजें आपको निकालनी होंगी, उन सब चीजों के क्या क्या फॉर्मूले होंगे, और उसके बाद वृत्त की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी जिनको आप सवालों में यूज कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले टॉपिक में। देखिए सबसे पहले जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, आप इधर इधर ध्यान दीजिए। क्या क्या वृत्त में होता है वो जान लीजिए। ये एक वृत्त है, अगर ये एक वृत्त है तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए वृत्त में एक केंद्र होता है, सेंटर। सेंटर से एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर अगर सेंटर के चारों तरफ आप चलते चले जाइए, वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाइए, तो चलते चलते चलकर वापस उसी बिंदु पर पहुंचने में जो रास्ता आपने तय किया वही रास्ता वृत्त कहा जाता है। उसी रास्ते पर क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो ये है इसका केंद्र जो कि इसके बीचों बीच में होता है। केंद्र के चारों तरफ ये जो पट्टी खींची हुई गोल गोल दिखती है, इसी पट्टी को मतलब इसी आकृति को वृत्त कहते हैं। और ये जो पूरा रास्ता चारों तरफ है, इस पूरे रास्ते को आप क्या कहते हैं, परिधि। परिधि यानी पेरीमीटर। केंद्र के चारों तरफ वृत्त में जो रास्ता दिख रहा है, जो लाइन खींची हुई चारों तरफ दिख रही है, यही लाइन परिधि कही जाती है। यानी कि परिधि का मतलब है एक पूरा चक्कर। केंद्र के चारों तरफ एक चक्कर जब आप काट लेंगे तो आप कहेंगे आपने परिधि के बराबर डिस्टेंस तय कर ली। यानी एक चक्कर कह लीजिए, एक चक्कर में चली गई दूरी कह लीजिए, या परिधि कह लीजिए, सारी बातें बराबर हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, सवालों में बहुत काम आने वाली है ये लैंग्वेज। अगर केंद्र को ये पूरी परिधि है कि यहाँ पर आप खड़े तब भी परिधि पर हैं, यहाँ पर खड़े तब भी परिधि पर हैं, यहाँ पर खड़े तब भी परिधि पर, कहीं पर भी खड़े हो जाइए। केंद्र को इस पूरी परिधि के किसी भी बिंदु से अगर आप मिलाएंगे तो मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको त्रिज्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा, जानते होंगे आप। केंद्र है और परिधि पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु हमने ले लिया, तो केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दिया तो मिलाने से एक रेखा बनी है। केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस, स्मॉल आर या कैपिटल आर जैसा भी होगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आपस में मिला दीजिए आप, ऐसे ही परिधि पर कहीं पर भी दो बिंदु आप ले लीजिए और उन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। त्रिज्या को क्या कहते हैं,
रेडियस कहते हैं। परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप मिला दीजिए तो मिलाने पर जो रेखा खींची जाएगी उसको कॉर्ड यानी जीवा कहेंगे। अच्छा, यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजर जाए, जीवा का मतलब क्या है? जीवा का मतलब परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो ये जीवा, ये जो खींची है ये जीवा है। अगर ये खींच दें तो ये भी तो एक जीवा है, ये खींच दें तो ये भी तो एक जीवा है। एक बिंदु दो बिंदुओं को मिला रही। ये खींच दें तो ये भी तो एक जीवा है, एक बिंदु दो बिंदु दोनों को मिला रही। और इसी तरीके से अगर ये खींच दें तो ये भी तो एक जीवा है, ये ए ये बी। परिधि का बिंदु ए है, परिधि का बिंदु बी है। दो बिंदुओं को मिलाने, परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने रेखा एक जीवा होती है। तो ए बी भी तो जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर जाए, ध्यान रखिएगा, कोई भी जीवा, कोई भी कॉर्ड अगर वृत्त के सेंटर से पास हो जाए, केंद्र से गुजर जाए, तो वो जीवा खास तरीके की जीवा होती है जिसका नाम बदलकर व्यास कह दिया जाता है। बात समझे? अगर कोई जीवा सामान्य तौर पर परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही तो वो जीवा है, लेकिन परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई ऐसी जीवा जो दोनों बिंदुओं को मिलाने के रास्ते में अपने वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए, तो फिर वो जीवा सामान्य जीवा ना होकर उस जीवा को हम व्यास कह देते हैं। यानी ए और बी ये परिधि के दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी वो एक जीवा ही होगी। लेकिन क्योंकि ये जीवा सेंटर से होकर जा रही है, इसलिए जीवा ए बी जो है वो सामान्य जीवा ना होकर ए बी को हम क्या कह देंगे? व्यास जीवा या केवल व्यास। यहां तक बात समझ में आई होगी। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का हमेशा दोगुना होता है, ये भी आप जानते हैं। देखिए भाई, केंद्र से अगर परिधि के इस बिंदु तक की दूरी को देखो तो केंद्र और परिधि के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो त्रिज्या होती है। केंद्र को परिधि से मिलाने रेखा त्रिज्या होती, तो ये त्रिज्या है। और इस तरफ अगर देखो तो ये केंद्र है, ये बिंदु है, तो केंद्र और परिधि को मिलाने रेखा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी दो त्रिज्याएं। और दो त्रिज्याएं मिलकर एक पूरा व्यास बन रहा है, तो यानी त्रिज्या का दोगुना जो है वो क्या है? व्यास। तो व्यास जो होगा वो हमेशा क्या होगा? त्रिज्या का दोगुना होगा। देखिए इसमें ये कोई ऐसी चीजें नहीं जो अब आपके सिलेबस में आई है। त्रिज्या व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। जीवा क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या, ये सारी चीजें आप बचपन में पढ़ के आए होंगे। लेकिन क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात आमने सामने नहीं हो पा रही, तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक, अब हर टॉपिक को तो ऐसा नहीं लिया सकता है कि पीछे का सारा मैं बैकअप पूरा करवाऊं, मतलब जितनी चीजें, जो चीजें पीछे की आप भूल गए वो याद करवाऊं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज बिना पीछे का बैकअप लिए नहीं चला जा सकता है जिसमें अगर आपको पीछे का नहीं आता तो आगे का कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इस और ज्योमेट्री में तो कतई नहीं। यहाँ आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में आप, ये भी बहुत कम चीजें हैं। अभी आगे आपको थ्योरम्स पढ़नी है, वृत्त और त्रिभुज, इन सब चीजों की। तो उन सब चीजों में आपकी जितनी बेहतरीन नॉलेज ये होगी उतना बढ़िया आप वो चैप्टर पढ़ पाएंगे। और अगर आपका ये नॉलेज कमजोर होगा तो आप वहां कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और वो बहुत भर के एग्जाम्स में आता है। और इन्हीं एग्जाम्स की बात नहीं है, ज्योमेट्री वगैरह अगर आपको ठीक से नहीं आती तो आप मैथमेटिक्स में फिर कभी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां जहां मैथ होगा वहां वहां आप फेल ही करेंगे। इसलिए ये आकृतियां और इन सब चीजों से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स होती हैं उनको बहुत ध्यान से समझा करिए। ना समझ में आया करिए, दोबारा देखा करिए, रिपीट करके देखिए, किताबों से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा आपको बताऊंगा, लेकिन मुझसे जितना आप समझ पा रहे हैं उतना आप समझिए, बुक से पढ़िए, और जहां से पढ़ पाइए वहां से पढ़िए। उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आना चाहिए। अगर वो आने में पीछे की चीजें दिक्कत कर रही हैं तो आप पीछे वाली किताबें उठाइए, पिछले क्लासेस वाली किताबें उठाइए, उनको पढ़िए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ पढ़ाई का चुनाव भी किया गया है। ये सबसे ठीक टाइम जिंदगी में चल रहा है कि आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है। तो अभी अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें जाननी जरूरी थी कि वृत्त में क्या क्या होता है। त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होती है, केंद्र होता है, परिधि होती है। फिलहाल अभी इतनी चीजें होती हैं। इन चीजों को यूज करते हुए किसी भी सर्किल में, किसी भी वृत्त में आपसे क्या क्या जानकारियां मांगी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें आपसे निकलवाई जा सकती हैं सवाल में, आइए उन पर देखते हैं। एक वृत्त दिया गया होगा और इसकी एक त्रिज्या r दे दी गई होगी, और आपसे कहा जाएगा कि इसका व्यास निकालिए। क्या निकालिए? व्यास निकालिए। तो व्यास कैसे निकालेंगे?
त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, आपको व्यास मिल जाएगा। आपसे कहा जाएगा इस वृत्त की परिधि निकालिए, यानी पेरीमीटर निकालिए। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, 2πr, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r गुणे पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r का मतलब क्या, व्यास गुणे पाई। सारे फॉर्मूले हैं, ये रटने नहीं है। 2πr आपको मालूम होना चाहिए, फिर 2πr को आप जैसे चाहें वैसे यूज करिए। व्यास दिया हो तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की थोड़ी जरूरत है। 2r पूरा पूरा अपने आप में व्यास हो गया, और व्यास को पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो परिधि आ गई। कैसे भी ये परिधि हो गई। इसी तरीके से आपको क्षेत्रफल आपसे कहा जा सकता है वृत्त का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। ये तीन चीजें आपसे निकलवाई जा सकती हैं। इसके बाद आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहा जा सकता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4। चतुर्थांश का मतलब देखिए क्या, चतुर्थांश का मतलब क्या, चौथा अंश। चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। तो वृत्त है, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। वृत्त को जब आपने 4 बराबर भागों में बांटा तो 4 अंश बने, 1 2 3 4, और 4 बराबर भागों में बांटा तो चारों भाग बराबर बराबर हैं। बराबर बराबर भाग है तो किसी भी एक चतुर्थांश का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या करें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर किसी एक चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा उसका। भाई वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में आपने बांटा, तब आपको एक एक चतुर्थांश करके मिल गया। इन चारों में से किसी एक चतुर्थांश का आपको एरिया निकालना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का मतलब क्षेत्रफल है एक पूरे वृत्त का 1/4। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है πr², उसका 1/4 मतलब 1/4। तो πr²/4 ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, ये इतनी बातें आपसे सॉल्व करवाई जा सकती हैं सवालों में, इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद वृत्त की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर जरा ध्यान दे दीजिए। अच्छा, एक खोखला ये वृत्त भी देख लीजिए, वलय। एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। इसका अगर क्षेत्र आपसे वलय का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, वलय का क्षेत्रफल का मतलब है एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है और इसका एरिया, ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ये जो मार्क्ड एरिया है, जो चिन्हित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये केंद्र है, छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल r हो गई अगर, और बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R हो गई। भाई त्रिज्याएं तो अलग अलग दे ही रखी होंगी, तो बड़े वाले की बड़ा R मान लिया, छोटे वाले छोटा R मान लिया। तो हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्र निकालना है। तो ये वाला क्षेत्र अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे का निकाल लें। पूरे का निकालेंगे तो क्या आएगा, πr²। जब पूरे का निकालेंगे तो ये पूरा सारा सब कुछ आ जाएगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब जब पूरे का निकालोगे तो ये सब एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब हम छोटे वाले का क्षेत्रफल केवल निकाल लें। छोटे वाले का क्या होगा, πr²। पाई छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालने का मतलब कौन सा एरिया आया, छोटे वाले का निकालने का मतलब इतना आ गया। पूरे का निकाला हमने और छोटे का निकाला। अगर पूरे में से छोटा वाला घटा दो, ये पूरा गोला है उसमें से छोटा वाला काट के निकाल लो, घटा दो, तो ये वलय ही तो बचेगा केवल, और इसी वलय का एरिया आपको निकालना था। तो पूरे वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया आप घटा दीजिए। पहले पूरा एरिया निकालिए πr², उसमें से छोटा वाला एरिया घटा के निकाल दीजिए, तो आपको जो बचेगा वो रिंग बचेगी, वलय बचेगी, πr² - r²। तो वही फॉर्मूला लिखा है, पाई ब्रैकेट में r² - r²। पाई कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आई होगी। ये पूरा गोला है, इसमें से छोटा गोला एक काट के निकाल दीजिए। तो पहले पूरे गोले का एरिया निकालिए और उसमें से छोटे वाला काट के निकाल दीजिए, यानी छोटे वाले का एरिया उसमें से घटा दीजिए। तो बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल। ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया जो लिखा हुआ है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वृत्तों की, वृत्त की, वो देख लीजिए और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने सवालों पर। एक है, देखिए, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो देखिए क्या कंडीशन होगी। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये,
अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो बिना वृत्तों को बनाए आप कैसे जान पाएंगे? मान लीजिए वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हो, आपसे पूछा जाए कि बताइए वृत्त स्पर्श करते हैं एक दूसरे को या नहीं स्पर्श करते हैं, तो कैसे आप पता लगाएंगे? तो देखिए, अगर एक वृत्त की त्रिज्या ये R1 हो और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो, मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 है, ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, इसका नाम A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए, इसका नाम M रख लीजिए, और ये त्रिज्या R2 है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं R1 तो कैसे आप पता लगाएंगे? देखिए, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो एक त्रिज्या R1 है और दूसरी त्रिज्या R2 है। ध्यान से समझिएगा, अगर R1 और R2 को आप जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 करिए और A और B के बीच की दूरी निकालिए, अगर बराबर आ जाए दोनों तो इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पहले देखिए, R1 और R2 को जोड़िए, R1 और R2 का जोड़ जो है वो AB के बराबर है कि नहीं है? दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श कर रहे हैं तो देखिए ये बात स्पष्ट दिख रही है। एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या को जैसे ही आप मिलाते हैं तो A और B के बीच की दूरी के बराबर दिख रहा है आपको। तो R1 प्लस R2 और A और B के बीच की R1 प्लस R2 का मान अगर A और B के बीच की दूरी के बराबर है तो इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। बात क्लियर? अगर मान लीजिए वृत्त ऐसे बने होते, एक वृत्त ये होता, एक वृत्त ये होता, तो बताइए यहां से R1 होती है ये डिस्टेंस और R2 होती है ये डिस्टेंस, और ये होता A और ये होता B, और AB के बीच की डिस्टेंस होती है। तो R1 और R2 को अगर आप जोड़ते तो क्या वो AB के बराबर मिलता? R1 प्लस R2, R1 और R2 को जोड़ते कुछ मान मिलता, लेकिन A और B के बीच की दूरी जब हम निकालते तो ये इतनी डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल जाती AB में। तो यानी AB का मान जो होता वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होता। क्यों ज्यादा होता? क्योंकि वृत्त एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से दूर है मतलब स्पर्श नहीं कर रहे हैं। या अगर वृत्त ऐसे होते तो क्या होता? ये R1 होता और ये R2 होता, R1 यहां से यहां तक होता और R2 यहां से यहां तक होता, और AB ये होता। तो आप देखिए, R1 जोड़ते और फिर उसमें R2 जोड़ते तो R1 और R2 को जोड़ने में ज्यादा मिलता और AB की डिस्टेंस इतनी ही मिलती। तो यहाँ पे AB का मान कम मिल जाता है R1 प्लस R2 से। इसका मतलब वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो एक ही कंडीशन इस बात की है कि अगर त्रिज्याओं का जोड़ केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो, पहला केंद्र और दूसरा केंद्र, केंद्रों के बीच का डिस्टेंस और त्रिज्याओं का जोड़ अगर आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। बात क्लियर? इसी तरीके से वृत्त अगर एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, अंतः अगर स्पर्श करेंगे तो ये डिस्टेंस रेडियस R1 हो गई पूरे की, और ये R2 हो गई थोड़े की। ये एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ये A हो गया, ये B हो गया। होगा ऐसा कि नहीं होगा? कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसका सेंटर हो गया A, ठीक, ये रेडियस हो गई इसकी R1। एक और सर्कल बना लीजिए, ये इसका सेंटर हो गया B और ये इसकी रेडियस हो गई R2। जो बड़ा वाला वृत्त है उसका केंद्र A है, उसकी त्रिज्या R1 है। जो छोटा वाला वृत्त है उसका केंद्र B है, उसकी त्रिज्या R2 है। दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। तो अंदर से स्पर्श करने की देखिए कंडीशन क्या निकलेगी। देखिए, पूरी ये R1 पूरी त्रिज्या है, ये R2 है, और देखिए अगर आप R1 में से R2 घटाइए तो चित्र में आपको क्या दिख रहा है? R1 में से ये R2 निकाल दीजिए तो यही दूरी तो बच रही है। ये दूरी कितनी है? AB। और AB का मतलब क्या? A बड़े वाले वृत्त का केंद्र और B छोटे वाले वृत्त का केंद्र, यानी AB का मतलब केंद्रों के बीच की दूरी।
तो यानी अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो त्रिज्याओं का अंतर और केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। दो बातें आपको पता चली। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हों तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी AB जो होगा वो उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा अगर वृत्त अंदर से स्पर्श करें। और अगर वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं ऐसे, तो बाहर से स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी AB वो उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, यानी R1 + R2। इसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। दो वृत्त दिए जाएं और आपसे कहा जाए सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, तो आप उनके केंद्र निकालिए, केंद्रों के बीच की दूरी निकालिए, फिर उनकी त्रिज्याएं निकालिए, त्रिज्याओं का योग निकालिए। अगर केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योग आपस में बराबर आ जाए तो आप कह दीजिए कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। अगर आपको अंदर से स्पर्श करते हैं ऐसा निकालना है तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालिए, त्रिज्याओं का अंतर निकालिए। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो अंदर से स्पर्श करते हैं। ठीक, बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरी बात जो है, चौथी बात, ये आप जानते हैं किसी भी घूमते पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उस पहिए की परिधि के बराबर होती है। पहिया गोल होता है भाई, पहिया क्या है? गोल। और गोल पहिया एक चक्कर में कितना घूमेगा? इतना ही तो घूमेगा। जितना पहिया गोल है यही गोलाई पूरी घूम जाएगा एक बार में। और ये गोलाई जो है इसको परिधि आप कहते हैं, आप जानते हैं। तो जब गोलाई को परिधि कहते हैं और अपनी गोलाई के बराबर ही पहिया घूमेगा एक चक्कर में, तो एक चक्कर में एक पहिया अपनी एक परिधि के बराबर घूमेगा। तो कोई भी अगर गोल पहिया है, आपसे पूछा जाए वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में वो परिधि के बराबर दूरी तय करेगा और परिधि होती है 2πr। इसका मतलब कोई भी पहिया एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, ये बात हो गई। बस यही इतनी बातें थी। अब आपको सवालों पे आना है सीधे। तो आप आज का सेशन जो है वो काफी लंबा हो गया वैसे भी, तो आज इन सारे फॉर्मूले, सारे पैटर्न, सारी चीजों को आप रिवाइज करिए। पिछली बुक से भी कुछ देखिए जो चीजें आपको कंफ्यूजन में डाल रही हों, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। इन सारी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए सवालों को कैसे लगाया जाए, इस बात को अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोका जाएगा और बाकी आप लोगों से यही कहना रहता है हमेशा कि क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं और अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस और लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं, तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों तक क्लासेस पहुंचाइए और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट और मेहनत से आपके लिए बना सकें। चलिए ठीक, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं हम सब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।